पापा कब तक आओगे? मेरे 6 साल की बेटी सुमन ने बड़े भरे मन से अपने पापा से लिपटते हुए पूछा। जल्दी आ जाऊंगा बेटा, बहुत जल्दी। मेरी अच्छी गुड़िया, तो मम्मी को तंग बिल्कुल नहीं करना। संजय ने सुमन को बाहों में भरकर उसके चेहरे पर घिराई लटों को पीछे धकेलते हुए कहा। अच्छा, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? बार्बी, स्टेफी, सैली, लाफिंग क्राइंग, कौन सी गुड़िया? कहते कहते उन्होंने सुमन को गोद में उठाया। संजय की फ्लाइट का समय हो रहा था और नीचे टैक्सी उनका इंतजार कर रही थी। सुमन उनकी गोद से उतरकर बड़े बेमन से पास खड़ी हो गई। पापा, स्टेफी ले आना, सुमन ने रूंधे स्वर में धीरे से कहा। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं भी भावुक हो गई। मुझे रोना उसके पापा से बिछुड़ने का नहीं, बल्कि अपना बीता बचपन और अपने पापा के साथ बिताए चंद लम्हों के लिए आ रहा था। मैं भी अपने पापा से बिछड़ते हुए ऐसा ही कहा करती थी। संजय ने अपना सूटकेस उठाया और चले गए। टैक्सी पर बैठते संजय ने हाथ उठाकर सुमन को बाय किया। वह अचानक बिफर पड़ी और धीरे से बोली, स्टेफी न मिले तो कोई बात नहीं, पर पापा आप जल्दी आ जाना। ना जाने अपने मन पर कितने पत्थर रखकर उसने याचना की होगी। मैं उस पल को सोचते हुए रो पड़ी। उसका यह हाल, एक एक क्षण और बोल मेरे बचपन से कितना मेल खाते थे। मैं भी अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। वह जब भी मुझसे कुछ दिनों के लिए बिछोड़ते, मैं घायल हिरनी की तरह इधर उधर सारे घर में चक्कर लगाती। मम्मी मेरी भावनाओं को समझकर भी नहीं समझना चाहती थी। पापा के बिना सब कुछ थमसा जाता था। बरामदे से कमरे में आते ही सुमन जोर जोर से रोने लगी और पापा के साथ जाने की जिद करने लगी। मैं भी अपनी माँ की तरह जोर का तमाचा मारकर सुमन को चुप करा सकती थी, क्योंकि मैं बचपन में जब भी ऐसी जिद करती तो मम्मी जोर से तमाचा मारकर कहती, मैं मर गई हूँ क्या, जो पापा के साथ जाने की रट लगाए बैठी हो? पापा नहीं होंगे तो क्या कोई काम नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा। किंतु मैं जानती थी कि पापा के बिना जीने का क्या महत्व होता है। इसलिए मैंने कसकर अपनी बेटी को अंक में भींच लिया और उसके साथ बेडरूम में आ गई। रोते रोते वह तो सो गई, पर मेरा रोना जैसे गले में अटक कर रह गया। मैं किसके सामने रोऊं? मुझे अब कौन बहलाने फुसलाने वाला है? मेरे बचपन का सूर्यास्त तो सूर्योदय से पहले हो चुका था। उसको थपकियां देते देते मैं भी उसके साथ बिस्तर में लेट गई। मैं अपनी यादों से बचना चाहती थी। आज फिर पापा की धुंधली यादों के तार मेरे अतीत के स्मृतियों से जुड़ गए। पिछले 15 वर्षों से ऐसा कोई दिन नहीं गया था जिस दिन मैंने पापा को याद न किया हो। वह मेरे वजूद के निर्माता भी थे और मेरी यादों का सहारा भी। उनकी गोद में पली बढ़ी, प्यार में नहाई, उनकी ठंडी मीठी छाँव के नीचे खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती थी। मुझसे आज कोई जीवन की तमाम सुख सुविधाओं में अपनी इच्छा से कोई एक वस्तु चुनने का अवसर दे, तो मैं अपने पापा को ही चुनूं। न जाने किन हालात में होंगे बेचारे, पता नहीं है भी क्या। 7 वर्ष पहले अपनी विदाई पर पापा की कितनी कमी महसूस हो रही थी, जब मुझे ही पता है लोग समझते थे कि मैं मम्मी से बिछड़ने के गम में रो रही हूँ। पर अपने उन आंसुओं का रहस्य किसको बताती, जो केवल पापा की याद में ही थे। मम्मी के सामने तो पापा के बारे में कुछ भी बोलने पर पाबंदियाँ थी। मेरी उदासी का कारण किसी के समझ में नहीं आ सकता था। काश कहीं से पापा आ जाए और मुझे कसकर गले लगा ले। किंतु ऐसा केवल फिल्मों में होता है, वास्तविक दुनिया में नहीं। उनका भोला, मायूस और बेबस चेहरा आज भी मेरे दिमाग में जैसा का तैसा समाया हुआ था। जब मैंने उन्हें आखिरी बार कोर्ट में देखा था, मैं पापा पापा चिल्लाती रह गई, मगर मेरी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, किसके पास रहना चाहती हूँ। शायद मुझे यह अधिकार ही नहीं था कि अपनी बात कह सकूँ। मम्मी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से कार में बिठाकर ले गई। मैं पिछले शीशे से पापा को देखती रही। वह एकदम अकेले पार्किंग के पास नीम के पेड़ का सहारा लिए मुझे बेबसी से देखते रहे थे। उनकी आंखों में लाचारी के आंसू थे। मेरे दिल का वह कोना आज भी खाली पड़ा है, जहाँ कभी पापा की तस्वीर टंगा करती थी। ना जाने क्यों मैं पथराई आंखों से आज भी उनसे मिलने की अधूरी सी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। पापा से बिछड़ते ही रागनी के दिल पर पड़े घाव फिर से ताज़ा हो गए। जब से मैंने होश संभाला, पापा को उदास और मायूसी पाया था। जब भी वह ऑफिस से आते, मैं सारे काम छोड़कर उनसे लिपट जाती। वह मुझे गोदी में उठाकर घुमाने ले जाते। वह अपना दुख छिपाने के लिए मुझसे बातें करते, जिससे मैं कभी समझ ही ना सकी। उनके साथ मुझे एक सुखद अनुभूति का एहसास होता था।
तथा मेरी मुस्कुराहट से उनकी आंखों की चमक दोगुनी हो जाती। तब तक मैं उनके दिल का दर्द समझती। बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी स्वभाव से ही गर्म एवं तीखी थी। दोनों की बातें होती तो मम्मी का स्वर ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाता और पापा का धीमा होते होते शांत हो जाता। फिर दोनों अलग अलग कमरों में चले जाते। सुबह तैयार होकर मैं पापा के पास बस स्टॉप तक जाना चाहती थी, पर मम्मी मुझे घसीटते हुए ले जाती। मैं पापा को याचना भरी नज़रों से देखती तो वह धीमे से हाथ हिला पाते, जबरन ओढ़ी हुई मुस्कान के साथ। मैं जब भी स्कूल से आती, मम्मी अपने सहेलियों के साथ ताश और किटी पार्टी में व्यस्त होती, और कभी व्यस्त न होती तो टेलीफोन पर बात करने में लगी रहती। एक बार मैं होमवर्क करते हुए कुछ पूछने के लिए मम्मी के कमरे में चली गई थी, तो मुझे देखते ही वह बरस पड़ी और दरवाजे पर दस्तक देकर आने की हिदायत दे डाली। अपने घर में मैं पराई होकर रह गई थी। एक दिन स्कूल से आई तो देखा मम्मी किसी अंकल से ड्राइंग रूम में बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे आते ही वे दोनों खामोश हो गए। मुझे बहुत अटपटा सा लगा। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने ज़ोर से कहा, रानी कहाँ जा रही हो? हेलो कहो अंकल को, चाचा जी हैं तुम्हारे। मैंने धीरे से हेलो कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने उनको इससे पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में मम्मी ने मुझे बुलाया, रानी जल्दी से फ्रेश होकर आओ, अंकल खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं टेबल पर आ गई। मुझे देखते ही मम्मी बोली, रानी कपड़े कौन बदलेगा? मम्मा आया किचन से नहीं आई। फिर मुझे पता नहीं कौन से, तुम कपड़े खुद नहीं बदल सकती क्या? अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना काम खुद करना सीखो। मेरी समझ में नहीं आया कि एक दिन में मैं बड़ी कैसे हो गई हूँ। चलो अब खाना खा लो। मम्मी अंकल की प्लेट में ज़बरदस्ती खाना डालकर खाने का आग्रह करती और मुस्कुराकर बातें भी कर रही थी। मैं उन दोनों को भेद भरी नज़रों से देखती रही तो मम्मी ने मेरी तरफ कठोर निगाहों से देखा। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अपना खाना खुद ही परोसना पड़ेगा। मैंने अपनी प्लेट में खाना डाला और अपने कमरे में जाने लगी। हमारे घर पर जब भी कोई आता था, मुझे अपने कमरे में भेज दिया जाता था। मैं टीवी देखते देखते खाना खाती रहती थी। वहाँ नहीं बेटा, अंकल वहाँ आराम करेंगे। मम्मी प्लीज़ बस एक कार्टून, मैंने याचना भरी नज़र से उन्हें कहा। कहा ना, नहीं, मम्मी ने डांटते हुए कहा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। खाने के बाद अंकल उस कमरे में चले गए तथा मैं और मम्मी दूसरे कमरे में। जब मैं सोकर उठी, मम्मी अंकल के पास चाय लेकर जा रही थी। अंकल का इस तरह पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगा। जाने से पहले अंकल ने मुझे ढेर सारी मेरी मनपसंद चॉकलेट दी। मेरी पसंद की चॉकलेट का अंकल को कैसे पता चला, यह एक भेद था। वक्त बीतता गया। अंकल का हमारे घर आना जाना अनवरत जारी रहा। जिस दिन भी अंकल हमारे घर आते, मम्मी उनके ज़्यादा करीब हो जाती और मुझसे दूर। मैं अब तक इस बात को जान चुकी थी कि मम्मी और अंकल को मेरा उनके आसपास रहना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पापा ऑफिस से जल्दी आ गए। मैं टीवी पर कार्टून देख रही थी। पापा को ऑफिस के काम से टूर पर जाना था। वह दवा बनाने वाली कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। आते ही उन्होंने पूछा, मम्मी कहाँ है? बाहर गई है अंकल के साथ, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कौन अंकल? तुम्हारे मामा जी? उत्सुकतावश उन्होंने पूछा। मामा जी नहीं, चाचा जी। चाचा जी? रोशन आया है क्या? पापा ने बाथरूम में फ्रेश होते हुए पूछा। नहीं, रोशन चाचा जी नहीं, कोई और अंकल आए हैं। मैं नाम नहीं जानती, पर कभी कभी आते रहते हैं, मैंने भोलेपन से कहा। अच्छा कहकर पापा चुप हो गए और अपने कमरे में जाकर तैयारी करने लगे। मैं पापा के पास पानी लेकर आ गई। जिस दिन पापा मेरे सामने जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके आसपास घूमती रहती थी। पापा कहाँ जा रहे हो? मैं उदास हो गई। कब तक आओगे? कोलकाता जा रहा हूँ मेरी गुड़िया। लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे। मेरे लिए क्या लाओगे? मैंने पापा के गले में पीछे से बाहें डालते हुए पूछा। क्या चाहिए मेरी रानी को? पापा ने पैकिंग छोड़कर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं क्या कहती, फिर उदास होकर कहा, आप जल्दी आ जाना पापा, रोज़ फ़ोन करना। हाँ बेटा, मैं रोज़ फ़ोन करूँगा, तुम उदास नहीं होना। कहते कहते मुझे गोदी में उठाकर वह ड्राइंग रूम में आ गए। तब तक मम्मी भी आ चुकी थी। आते ही उन्होंने पूछा, कब आए? तुम कहाँ गई थी? पापा ने सीधे सवाल पूछा। क्यों, तुमसे पूछे बिना कहीं जा नहीं सकती क्या?
मम्मी ने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारे साथ और कौन था? रागनी बता रही थी कि कोई चाचा जी आए हैं। हाँ, मोहित आया था। फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम जाओ यहाँ से, कहकर मेरी बाँह पकड़कर कमरे से निकाल दिया, जैसे चाचा जी के बारे में बताकर मैंने उनका कोई भेद खोल दिया हो। कौन मोहित? मैं तो इसको नहीं जानता। तुम जानोगे भी तो कैसे? घर पर रहो तब तो तुम्हें पता चले। कमाल है, पापा तुनक कर बोले। मैं ही अपने भाई को नहीं पहचानूंगा? क्या मोहित पहले भी जहाँ आता था क्या? तुमने तो कभी नहीं बताया। तुम मेरे सभी दोस्तों और घर वालों को जानते हो क्या? तुम्हारे घर वाले गुड़िया के चाचा जी कैसे हो गए? शायद चाचा जी कहने से तुम्हारे संबंधों पर आँच नहीं आएगी। रागनी अब बड़ी हो रही है, लोग पूछेंगे तो बात दबी रहेगी। क्यों? और तब तक उनके बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। उस दिन अंदर क्या क्या बातें होती रही यह तो पता नहीं, पर पापा कोलकाता नहीं गए। धीरे धीरे उनके संबंध बद से बदतर होते गए। वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मुझे पापा से सहानुभूति थी। पापा को अपने व्यक्तित्व का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उस दिन के बाद वह तिरस्कार सहते सहते एकदम अंतर्मुखी हो गए। मम्मी का स्वभाव उनके प्रति और भी ज़्यादा अन्यायपूर्ण हो गया। एक अनजान व्यक्ति की तरह वह घर में आते और चले जाते। अपने घर में वह उपेक्षित और दयनीय होकर रह गए थे। मुझे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि पापा मम्मी के तानों से परेशान थे और इन्हीं हालात में वह जीते मरते रहे। किंतु मम्मी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका पहले की ही तरह किटी पार्टी, फ़ोन पर घंटों बातें, सच संवर कर आना जाना बस्तूर जारी रहा। किंतु शाम को पापा के आते ही माहौल एकदम गंभीर हो जाता। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। पापा शाम को दफ्तर से आए, चेहरे से परेशान और थोड़ा गुस्से में थे। पापा ने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहकर मम्मी से पूछा, तुम बाहर गई थी क्या? मैं फ़ोन करता रहा था। इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं आज़ाद विचारों की हूँ, मुझे तुमसे पूछ कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बात का उत्तर दो। पापा का स्वर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ था। पापा के गर्म तेवर देखकर मम्मी बोली, एक सहेली के साथ घूमने गई थी, यही है तुम्हारी सहेली? कहते हुए पापा ने एक फ़ोटो निकाल कर दिखाया जिसमें वह मोहित अंकल के साथ उनका हाथ पकड़े घूम रही थी। मम्मी फ़ोटो देखते ही बुरी तरह घबरा गई, पर बात बदलने में वह माहिर थी। तो तुम ऑफिस जाने के बाद मेरी जासूसी करते रहते हो? मुझे कोई शौक़ नहीं है। वह तो मेरा एक दोस्त वहाँ घूम रहा था, मुझे चिढ़ाने के लिए उसने तुम्हारा फ़ोटो खींच लिया। बस यही दिन देखना रह गया था। मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं यह सब नहीं होने दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर सकता हूँ यह बात तुम छोड़ो, पर तुम्हारी इन गतिविधियों और आज़ाद विचारों का रानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी इस पर भी सोचा है? तुम्हें यही सब करना है तो कहीं और जाकर रहो, समझी? क्यों? मैं क्यों जाऊँ? यहाँ जो कुछ भी है मेरे घर वालों का दिया हुआ है। जाना है तो तुम जाओगे, मैं नहीं। यहाँ रहना है तो ठीक से रहो। और उसी गर्मा गर्मी में पापा ने अपना सूटकेस उठाया और बाहर जाने लगे। मैं पीछे पीछे पापा के पास भागी और धीरे से कहा, पापा। वह एक क्षण के लिए रुके, मेरे सिर पर हाथ फेरकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। भारी मन और उदास चेहरा लिए वह वहाँ से चले गए। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर मम्मी का स्वभाव और आंखें देखकर मैं डर गई। मेरे बचपन की शौकी और नटखट भी उस दिन उनके साथ ही चला गया। मैं सारा समय उनके वियोग में तड़पती रही, और कर भी क्या सकती थी। मेरे अपने पापा मुझसे दूर चले गए। एक दिन मैंने पापा को स्कूल की पार्किंग में इंतज़ार करते पाया। बस से उतरते ही मैंने उन्हें देख लिया था। मैं उनसे लिपटकर बहुत रोई और पापा से कहा कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मम्मी को पता नहीं कैसे इस बात का पता चल गया। उस दिन के बाद वही स्कूल लेने और छोड़ने जाती। बातों बातों में मुझे उन्होंने कई बार जतला दिया कि मेरी सुरक्षा को लेकर वह कितना चिंतित रहती हैं। सच यह था कि वह चाहती ही नहीं थी कि पापा मुझसे मिले। मम्मी ने घर पर ही मुझे ट्यूटर लगवा दिया ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि पापा से बिछड़ने का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डालने का फ़ैसला किया। इससे पहले कि मैं बोर्डिंग स्कूल में जाती, पता चला कि पापा से मिलवाने मम्मी मुझे कोर्ट लेके जा रही है। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ क्या होने वाला है, पर इतना अवश्य था कि मैं वहाँ पापा से मिल सकती हूँ। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा इस बार पापा से ज़रूर मम्मी की जी भरकर शिकायत करूँगी।
मुझे क्या पता था कि पापा से जब मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं पापा को ठीक से देख भी ना पाई कि अलग कर दी गई। मेरा छोटा सा हरा भरा संसार उजड़ गया और एक बेनाम सा दर्द कलेजे में बर्फ बनकर जम गया। मम्मी के भीतर की मानवता और नैतिकता शायद दोनों ही मर चुकी थी, इसलिए वह कानूनन उनसे अलग हो गई। धीरे धीरे मैंने स्वयं को समझा लिया कि पापा अब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। उनकी यादें समय के साथ धुंधली तो पड़ गई पर मिटी नहीं। मैंने महसूस कर लिया कि मैंने वह वस्तु हमेशा के लिए खो दी है जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी। रह रहकर मन में एक टीस सी उड़ती थी और मैं उसे भीतर ही भीतर दफन कर लेती। पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। वहीं पर मेरी मुलाकात संजय से हुई, जो जल्दी ही शादी में तब्दील हो गई। संजय मेरे अंतःस्थल में बैठे दुख को जानते थे। उन्होंने मेरे मन पर पड़े भाव को समझने की कोशिश की तथा आश्वासन भी दिया कि जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा करेंगे। हम दोनों ने पापा को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उनका कुछ पता न चल सका। मेरे सोचने के सारे रास्ते आगे जाकर बंद हो चुके थे। मैंने अब सब कुछ समय पर छोड़ दिया था कि शायद ऐसा कोई संयोग हो जाए कि मैं पापा को पुनः इस जन्म में देख सकूं। घड़ी ने रात के 2 बजाए। मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए, मगर आंखों में नींद कहाँ। मैंने अलमारी से पापा की तस्वीर निकाली, जिसमें मैं मम्मी पापा के बीच शिमला के एक पार्क में बैठी थी। मेरे पास पापा की जही एक तस्वीर थी। मैंने उनके चेहरे पर अपनी कांपती उंगलियों को फेरा और फफक कर रो पड़ी। पापा, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। देखो तुम्हारी रानी तुम्हें कितना याद करती है। एक दिन सुबह संजय अखबार पढ़ते पढ़ते कहने लगे, जानती हो आज क्या है? मैं क्या जानूँ, अखबार तो आप पढ़ते हैं। मैंने कहा, आज फादर्स डे है, पापा के लिए कोई अच्छा सा कार्ड खरीद लाना, कल भेज दूंगा। आप खुशनसीब है जिनके सिर पर माँ बाप दोनों का साया है। कहते कहते मैं अपने पापा की यादों में खो गई और मायूस हो गई। पता नहीं मेरे पापा जिंदा हैं भी या नहीं। हे, ऐसे उदास नहीं होते। कहते कहते संजय मेरे पास आ गए और मुझे अंक में भरकर बोले, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अखबारों में भी उनका विवरण छपवा दिया, पर अब तक कुछ पता नहीं चला। मैं रोने लगी तो मेरे आंसू पोंछते हुए संजय बोले थे, अरे एक बात तो मैं तुमको बताना भूल ही गया। जानती हो आज शाम को टेलीविज़न पर एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अपनों की तलाश में, जिसे एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता होस्ट करेगा। मैंने पापा का सारा विवरण और कुछ फ़ोटो वहाँ भेज दिए हैं। देखो शायद कुछ पता चल सके। अब उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इतने सालों में हमारी फ़ोटो और उनके चेहरे में बहुत अंतर आ गया होगा। मैं जानती हूँ मुझ पर ज़िंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती, कहकर मैं वहाँ से चली गई। मेरी आशाओं के विपरीत 2 दिन बाद ही मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन धर्मशाला के नज़दीक तपोवन के एक आश्रम से था। कहने लगे कि हमारे बताए हुए विवरण से मिलता जुलता एक व्यक्ति उनके आश्रम में रहता है। यदि आप मिलना चाहते हैं तो जल्दी आ जाइए। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई उनसे मिलने आ रहा है तो फौरन ही वहां से चले जाएंगे। न जाने क्यों असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई है। मैं जहाँ का मैनेजर हूँ, सोचा तुम्हें सूचित कर दूँ। बेटी, अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एहसान किया मुझ पर आपने फ़ोन करके। मैंने उसी समय संजय को फ़ोन किया और सारी बात बताई। वह कहने लगी कि शाम को आकर उनसे बात करूँगा, फिर वहाँ जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। नहीं संजय, प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हम अभी नहीं चल सकते? मैं शाम तक इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी। संजय फिर सोचते हुए बोले, ठीक है आता हूँ, तब तक तुम तैयार रहना। कुछ ही देर में हम लोग धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर गए। पूरे 6 घंटे का सफ़र था। गाड़ी मेरे मन की गति के हिसाब से बहुत धीरे चल रही थी। मैं रोती रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वही मेरे पापा हों। देर तो बहुत हो गई थी। हम जब वहाँ पहुँचे तो एक हॉल नुमा कमरे में प्रार्थना और भजन चल रहे थे। मैं पीछे जाकर बैठ गई। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और उस व्यक्ति को तलाश करने लगी जो मेरे वजूद का निर्माता था, जिसका मैं अंश थी, जिसके कोमल स्पर्श और उदास आंखों की सदा मुझे तलाश रहती थी और जिसको हमेशा मैंने घुटन भरी जिंदगी जीते देखा था। मैं एक एक चेहरा देखती रही पर वह चेहरा कहीं नहीं मिला जो अपना सा हो। तभी लाठी के सहारे चलता एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने ध्यान से देखा, वही चेहरा, निस्तेज आंखें, बिखरे हुए बाल। न आकृति बदली न प्रकृति, वजन भी घट गया था। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई
यही थे मेरे पापा। गुजरे कई वर्षों की छाप उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मैंने संजय को इशारा किया। आज पहली बार मेरी आंखों में चमक देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भजन समाप्त होते ही हम दोनों ने उन्हें सहारा देकर उठाया और सामने कुर्सी पर बिठा दिया। मैं कैसे बताऊं, उस समय मेरे होठों के शब्द मूक हो गए। मैंने उनके चेहरे और सुनी आंखों में उस उम्मीद से झांका कि शायद वह मुझे पहचान ले। मैंने धीरे धीरे उनके हाथ अपने हाथों में लिए और फफक कर रो पड़ी। पापा, मैं हूँ आपकी रानी, मुझे पहचानो पापा। कहते कहते मैंने उनकी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी, जैसे बचपन में किया करती थी। प्रार्थना कक्ष के सभी व्यक्ति एकदम संज्ञा शून्य होकर रह गए। वे सब हमारे पास जमा हो गए। पापा ने धीरे से सिर उठाया और मुझे देखने लगे। उनके सुनी आंखों में जल भरने लगा और गालों पर बहने लगा। मैंने अपनी साड़ी के कोने से उनके आंसू पोंछे। पापा, मुझे पहचानो, कुछ तो बोलो। तरस गई हूँ आपकी ज़बान से अपना नाम सुनने के लिए। कितनी मुश्किलों से मैंने आपको ढूंढा है, जब बोल नहीं सकते बेटी। आंखों से भी अब धुंधला नजर आता है। पता नहीं तुम्हें पहचान भी पा रहे हैं या नहीं। वहीं पास खड़े एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा। क्या? मैं एकदम घबरा गई। अपनी बेटी को नहीं पहचान रहे हैं? मैं दहाड़ मारकर रो पड़ी। पापा ने अपना हाथ अचानक धीरे धीरे मेरे सिर पर रखा, जैसे कह रहे हों, मैं पहचानता हूँ तुमको बेटी, मेरी रानी। बस पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा था। अपार स्नेह देखा मैंने उनकी आंखों में। मैं कसकर उनसे लिपट गई और बोली, अब घर चलो पापा, अपने से अलग नहीं होने दूंगी। 15 साल आपके बिना बिताए हैं और अब आपको 15 साल मेरे लिए जीना होगा। मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं करूंगी। चलेंगे ना पापा? मेरी खुशी के लिए, अपनी रानी की खुशी के लिए। पापा अपनी सुनी आंखों से मुझे एकटक देखते रहे। पापा ने धीरे से सिर हिलाया। संजय को अपने पास खींचकर बड़ी कातर निगाहों से देखते रहे, जैसे धन्यवाद दे रहे हो। उन्होंने फिर मेरे चेहरे को छुआ। मुझे लगा जैसे मेरा सारा वजूद सिमटकर उनकी हथेली में सिमट गया हो। उनकी समस्त वेदना आंखों से बह निकली। उनकी अति भावुकता ने मुझे और भी कमज़ोर बना दिया। आप लाचार नहीं हैं पापा, मैं हूँ आपके साथ। आपकी माला का ही तो मन का हो। मुझे एकाएक ना जाने क्या हुआ कि मैं उनसे चिपक गई। आंखें बंद करते ही मुझे एक पुराना भूला बिसरा गीत याद आने लगा। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा आप जल्दी आना। दोस्तों, इस कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।